मॉर्निंग में आपके सेक्रेटरी साहब ने बहुत ही अलार्मिंग मतलब एक वो रखा, और उससे हमें पता चला कि आप लोग भी वास्तव में अपने क्षेत्र में ऐसे चुनौतियां फेस कर रहे हैं। और ऐसी चुनौतियां सिर्फ आप ही फेस नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के विभिन्न भागों, खास तौर पर जो उत्तरी भाग है, उत्तराखंड है, वहाँ पर ये इसकी बहुतायत है। आज भी देखिए जोशी मठ की कहानी मेरे ख्याल से आप सबको वाकिफ है। थिंक ऑफ ए सिचुएशन, जो सबसे पहली रिपोर्ट आई थी 1939 में आई थी। 1939 के बाद 1970s में, एग्जैक्ट ईयर मेरे ख्याल से 68-69 ऐसा कुछ हो सकता है, वहाँ फिर से एक साइंटिफिक रिपोर्ट दी गई थी और बताया गया था कि भाई यहाँ का स्टेटा जो है सुटेबल नहीं है, कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद में वो उत्तरोत्तर मतलब प्रॉब्लम बढ़ रही थी, लोगों को मालूम था। और आज देखिए स्थिति कैसी आ गई। लेकिन थिंक ऑफ ए सिचुएशन जहाँ जो हैबिटेंट्स हैं, जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई वहाँ लगा के रखी है, कितना पीड़ादायक है, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर कुछ तो आपका अवेयरनेस थी, लेकिन एग्जीक्यूशन या विलिंगनेस जो थी वो कम थी। और वहीं के उसमें अब जो ये डिसास्टर्स हो रहे हैं कि हैवी फ्लड्स के कारण वॉश आउट हो जा रहे हैं ब्रिज, इससे, और क्लाइमेट रेजिलियंस, अभी देखिए हम ऑलमोस्ट फरवरी तो शुरू हो गया ना, हमने दिल्ली में भी ऐसा बहुत कम महसूस किया था कि फरवरी में फर्स्ट वीक में ठंड इतनी ज़्यादा हो। भोपाल में भी मेरे ख्याल से, अगर दिल्ली में मैं 21 कहूँ तो भोपाल में मुझे 19 से कम नहीं लगी। तो ये भी एक आश्चर्य है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हमें ठंड के लिए तैयार होना पड़ रहा है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए या जो भी है, क्लाइमेट रेजिलियंस जो है ये फ़र्क डाल रहा है। और इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारे जो डिज़ाइन प्रिंसिपल या सिद्धांत हैं उसमें ये चेंज आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सिनेरियो कैसा है, और जो चीज़ हमें नहीं मालूम है एटलीस्ट हमारे विज़न में वो चीज़ ध्यान में आना चाहिए, और जो चीज़ हमें मालूम है एटलीस्ट जो चीज़ हमें मालूम है उसका हम अगर पालन करें तो भी हम, अगर मैग्नीट्यूड इतना भयानक ना हो तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसी विचार से मैंने इस व्याख्यान को प्रेजेंट करने की कोशिश की है और मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये देखिए उत्तरकाशी का फ्लड्स है, और इसमें यही मैं कह रहा हूँ जो भगवान सबका मालिक एक है। यहाँ भगवान की विशेषता भी देखिए कि वो भी इसको नहीं रोक पाए। बहुत सारे टेम्पल्स इसमें वो हुए, बहुत सारे आपके वर्शिपिंग जो आपके थे डिफरेंट रिलीजन्स के, वो उनका भी नुकसान हुआ। हमारा जो मुख्य विचार या कॉन्सेप्ट है वो ब्रिजेस का है। ये एक ब्रिज कोलैप्स है, रानी पोखरी ब्रिज कोलैप्स, अगस्त 2021 में हुआ, उत्तर अगेन देहरादून ऋषिकेश रोड पे। ये परफेक्ट आपका जो इस व्याख्यान की भूमिका है, और मेरे ख्याल से आप लोगों की भी चिंता है कि जो ब्रिजेस आप लोग बना रहे हैं वहाँ पर अगर इतनी मैग्नीट्यूड का नहीं, लेकिन इससे कम मैग्नीट्यूड का भी कुछ अगर ऐसा होता है फ्लड्स का सिचुएशन, तो एटलीस्ट हमारी डिज़ाइन सेफ तो रहे, हमारे स्ट्रक्चर्स जो हमारा रहे वो सेफ तो रहे। थोड़ा सा पुनरावृत्ति डेफिनेशंस का मेरे ख्याल से मेरी कलीग डॉक्टर नवीद कौर ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। मैं गिने चुने पॉइंट्स पर ही जाऊंगा। माइनर ब्रिजेस, दिस इज कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ब्रिजेस, और जो डेफिनेशंस मेरे व्याख्यान से रिलेटेड है उसी को मैं स्टिक करूंगा, और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्रेजेंटेशन की कॉपी आपको मिलेगी। तो इसलिए नोट मत करिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, और आपका कोई जिज्ञासा हो तो उसको जरूर पूछिएगा। तो माइनर ब्रिजेस हैविंग ए टोटल लेंथ अप टू 60 मीटर, ये IRC 5 2015 इसका वो दिया है मैंने। और मेजर ब्रिजेस हैविंग ए टोटल लेंथ ऑफ 60 अबव 60 मीटर्स, ये दो को मैंने पकड़ के रखा। एंड देन देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशंस, वो रिपीटेशन होगा इसलिए मैं जाता नहीं। फिर से वही आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन नीचे हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन से वो आ रहा है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द हाई फ्लड लेवल। जो मैं मिक्स मोड में आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें किसी को परेशानी तो नहीं है ना, ये कंफर्टेबल है ना? तो शैल आई कंटिन्यू विद दिस मोड? तो तीसरा जो हमारा वो है बेस्ड ऑन द हाई फ्लड लेवल, यही हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था सवेरे से, यही हमारा कंसर्न है। मन में जिज्ञासा भी है, शाम का टाइम भी है, थोड़ा सा थके भी होंगे, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि थोड़ा सा अलर्ट भी कर रहा है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट के बारे में मॉर्निंग में भी डिस्कशन हुआ था, आपके सेक्रेटरी साहब ने भी कहा था। हाई लेवल ब्रिजेस, बहुत सारे ब्रिजेस, हाई लेवल ब्रिजेस और सबमर्सिबल ब्रिजेस।
तो क्लाइमेट रेजिलियंस के कारण बहुत सारे हाई लेवल ब्रिजेस भी अब सबमर्जेबल ब्रिज की कैटेगरी में आ रहे हैं, और सबमर्सल ब्रिजेस या ब्रिजेस जो कि एग्जिस्ट करते थे, अगर वो ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लड्स में आते हैं तो किस तरीके से हम उन्हें प्रॉपरली डिजाइन कर सकते हैं। ये चैलेंजेस है आपका स्लाइड में जो दिखाया है कि जो फ्लड डिस्चार्ज है, दो चीज़ें इसमें चुनौती भरी होती हैं कि डिज़ाइन फ्लड डिस्चार्ज को हम किस तरीके से एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करें, और ऑफ कोर्स स्कावर डेप्थ जो भी हमारे लिमिटेशंस वगैरह हैं कैसे निकालें। बाकी के डिफरेंट स्टेप वाइज एक प्रोसीजर दिया है जिसको हम देखेंगे। तो बेसिकली जो आपके चैलेंजेस हैं, द ब्रिजेस शुड नॉट दिस फ्लड डिस्चार्ज दे शुड अलाउ टू पास एंड स्मूथली थ्रू इट। मतलब जो भी आपका फ्लड वगैरह आता है, ब्रिज आपका ऐसा हो कि वो स्मूथली पास हो जाए। इसकी वजह से हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस, मेरे कलीग डॉक्टर नवीद कौर ने जिक्र किया, उसकी वजह से ब्रिज को कोई नुकसान ना हो, ओवर टर्निंग ना हो। ऑफ कोर्स हमने तो फेल्योर देखा, ओवर टर्निंग भी हो जाता है। स्कावर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरप्शंस जो है परमिसिबल से, मतलब आपने पियर्स बनाया, पियर्स बनाने से नंबर ऑफ पियर्स ऐसे ना हो कि जो आपका फ्लड्स आ रहा है, फ्लड्स में नेचुरल उसका जो फ्लो पैसेज था, उस पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन आ गए और वो उसने एक डिसास्टर का रूप ले लिया, अवॉइड किया। तो ये सारी चीज़ें आपको वो करना है। तो मेनली चैलेंज क्या है? एस्टिमेशन ऑफ फ्लड डिस्चार्ज एंड प्लानिंग फॉर इट्स स्मूथ पैसेज। अगर हम इसका ध्यान रखें तो हम ब्रिज को सेफ रख सकते हैं, और यही मुख्य आधार है हाई लेवल ब्रिजेस, जिसमें कि ये सारी चीज़ें मजबूत होती हैं, और वो ब्रिजेस जिसको कि हम मान के चलते हैं कि पानी इसके ऊपर से जाएगा, सबमर्सल ब्रिजेस, ये उनके भी कंपोनेंट्स स्ट्रांग होते हैं। देयरफॉर इस सिनेरियो में हमारा जो ब्रिज हाइड्रोलिक्स है, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमें जब हम ब्रिज हाइड्रोलिक्स को करते हैं तो हमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा। हमें वापस हमने जो अपने ग्रेजुएशन लेवल पे या अपने प्रिलिमिनरी हमारा जो भी एजुकेशन लेवल है उसमें पढ़ा था, ये रन ऑफ क्या है, एस्टिमेशन क्या है, हाइड्रोलॉजी क्या है, उससे हमें देखना पड़ेगा, लेकिन एक सीमित रूप में। तो यहाँ पर भी मैं उनको टच करूँगा, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊँगा, हो सका तो एक आध न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी बताऊँगा अपनी बात की तरफ ज़्यादा पुख्ता हो करने के लिए। ये इसका कहना चाहिए एक बाइबल है इस प्रेजेंटेशन का या इस सब्जेक्ट का। इसमें एज ऑन डेट जितने भी गवर्निंग कोड्स हैं ये लिस्ट आउट किए हैं। इन कोड्स की कॉपी, चूँकि आपका बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, प्रोग्रेसिव है और आगे आपकी प्लानिंग भी है, इन कोड्स की कॉपी अपने पास में जरूर रखें। और जब भी समय मिले, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यंग पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं अपने आप को भी यंग मानता हूँ, लेकिन अच्छा है कि आपका यंग वो है, तो कम से कम यंग लोग ऐसी हैबिट जरूर डेवलप करें। जो हमारे सीनियर्स हैं उनका एक्सपीरियंस है, उनको उतना देखने की आवश्यकता नहीं, उनका एक्सपीरियंस ही काफ़ी है। लेकिन जो यंगस्टर्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जब भी वो आए अपने हेड ऑफिस में या जहाँ कहीं भी ये कोर्स हो, एक बार थोड़ा सा रेफर कर लें, तो वो थोड़ा आपका नॉलेज जो है रिफ्रेश करेगा। ये पूरा लिस्ट आउट किया हुआ है। इन कोर्स का रेफरेंस जो भी आगे का डिस्कशन होगा, मैं पॉइंट बाय पॉइंट उसको लूँगा। नाउ दिस इज द कंप्लीट रेसिपी, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए हाइड्रोलिक डिज़ाइन के, उसमें ये पूरा दिया हुआ है। ये स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विद द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, डेटा कलेक्शन, और जब मेरे डीपीआर का भी उल्लेख हो रहा था, तो हम जब डीपीआर देखते हैं तो आज के लेक्चर में मैं उन पॉइंट्स को भी टच करूंगा जहाँ की हो सकता है कि आपको माइक्रो लेवल की जानकारी ना हो, लेकिन जो मैं एक्सपीरियंस बार बार कह रहा हूँ, अगर आपका एक्सपीरियंस है स्क्रूटनी में, तो आप डीपीआर की क्वालिटी कंसल्टेंट से आराम से सुधरवा सकते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स को मैं टच करूंगा, कुछ हिंट्स भी बताऊंगा आपको मैं। डिटेल सर्वे, साइट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि वो 2 फोटोग्राफ्स दिखाए, आज मेरी सिस्टर कंसर्न है, हम सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से आते हैं, हमारी सिस्टर कंसर्न सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की है। आपने पढ़ा होगा कि जब जोशी मठ की एकदम हालत ख़राब हो गई, तब CBRA को कहा गया कि वहाँ जाके आप देखें, लेकिन जाने के समय इवन हमको भी मालूम था कि वो जो जा रहा है उसका भी लाइफ रिस्क है, तो जाने में उनको भी घबराहट हो रही थी। वैसे साइट विजिट पे जाते हैं, भले हमें घबराहट हो, लेकिन हमें जाना जरूर है, क्योंकि साइट विजिट पे आप नहीं गए तो आपका कहीं से भी कोई भी लिटरेचर, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप नहीं उसका सही आकलन कर सकते। तो साइट विजिट इज ए मस्ट। देन हाइड्रोलॉजी एनालिसिस, एस्टिमेशन ऑफ फ्लड डिस्चार्ज, ये आपके बेसिक्स हैं।
तो कोर्ट्स में भी दिया हुआ है, इसका प्रोटोकॉल दिया हुआ है। कोड का जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि आप यंगस्टर्स हैं तो मैं आपको वो टिप्स भी बताता हूँ किस तरह से वो करेंगे। कोड अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो थोड़ी देर में आपको बोरियत महसूस होगी, बहुत ईमानदारी से मैं बताता हूँ। उसको समझने का तरीका क्या है, जो टेक्स्ट बुक आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे या अपना बेसिक लेवल पढ़ा था उसको पढ़िए, उसके बाद कोड को पढ़िए तो आपको तुरंत समझ में आएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो उसको टेक्स्ट बुक को छोड़िए मत, उसको अपने साथ रखिए, भले वो पुरानी हो गई। हाइड्रोलिक एनालिसिस, कैलकुलेशन ऑफ फ्लड फ्लो पैटर्न्स, फ्लड लेवल्स एंड फ्लो वेलोसिटीज। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि हम इंपीरिकल फॉर्मूलाज लगाते हैं। कई हमारे साथी जो हैं थर्ड डे डिस्कस करेंगे, जिसमें परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मेरी कलीग ने आज जिक्र किया कि हम टच करेंगे कि हम आज के ज़माने में हमारे पास में ऐसे इक्विपमेंट्स हैं कि हम एक्चुअल मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी है हम एक्चुअल मेजर कर सकते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर ऐसे हैं या हम डेवलप कर सकते हैं कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बैठे बैठे कि किस तरह का उसका बिहेवियर होगा। ब्रिज प्रपोजल इंक्लूडिंग द असेसमेंट ऑप्शंस, मेरी कलीग बता रही थी किस तरह से ब्रिज का सिलेक्शन किया जाए, तो वो उसी स्टेज तक पहुंचता है। लेकिन ये स्टेज जो है हाइड्रोलिक डिज़ाइन की, ये उसके पहले की, ये एक इनपुट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सबमर्जेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर सबमर्सिबल ब्रिज है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कितने ड्यूरेशन तक ये आपका फ्लड की सिचुएशन रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ मध्य प्रदेश में कई घटनाएं ऐसी हमें सुनने में आई। ऑफकोर्स मैं इंदौर के आसपास शायद कोई वाटर का वो है कि पानी नहीं है और कुछ लोग जो हैं खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो चले गए वहाँ, फ़ोटो खींच रहे हैं, अचानक वो फ्लड आ गई। तो ऐसे खतरनाक स्थिति होती है, तो इसलिए हमें इसका आकलन होना चाहिए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हमें ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए। स्कावर असेसमेंट वो अभी सभी के लिए चैलेंज है। लेसिस ने फॉर्मूला दिया, वहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। लेसिस को हम कर्स भी करते हैं कि आजकल कोई वो नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो फॉर्मूला तो है, हम टेक्स्ट बुक में भी पढ़ते हैं, हमारा अवेयरनेस फैलती है और अब हमें उसे रिफाइन करना है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हम उसको कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी रिफाइंड फार्मूला अभी तक हमें नहीं आया है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम बेड के नंबर ऑफ पीयर्स डिसाइड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन तो है ही। पुराने जो एक्सपीरियंस है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जो पुराने हो रहते हैं। इवन जो आपका जैसे डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट रहता है, उसमें जो सपोर्टिंग स्टाफ रहता है, मान लीजिए कोई बहुत पुराने समय से है, जैसे हम बॉम्बे जाते थे तो बॉम्बे में आपका फ्लड के टाइड्स के मूवमेंट्स कब होते हैं, कब वो आता है, कितने लेवल तक गया। तो जो सबसे बुजुर्ग हैं, भले वो मतलब एकदम निचले स्तर पे पोस्टेड हो, लेकिन उसका जो इनपुट है वो इनपुट बहुत वैल्यूएबल है। इसीलिए जब आप हाइड्रोलिक डिज़ाइन करते हैं तो आपको भी इनपुट जो है ग्राउंड लेवल से लेना है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी पोस्ट पे हो, लेकिन अगर वो कुछ बता रहा है तो उसकी राय को अहमियत देना है, उसके वक्तव्य को जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उससे कोरेबोरेट करना है और उसका इनपुट लेके हमें मॉडिफाई करना है। आप देखेंगे, मैं एग्जांपल एक डील करूंगा कि कैलकुलेशंस के बाद में भी वो राइडर लगाता है कि अगर आपको कुछ ऐसा मिल गया तो उसको देखेंगे। ये जो बाकी चीज़ें हैं वो हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें ऑलरेडी कवर हो जाएगा। डेटा कलेक्शन, किस तरह का डेटा हमें कलेक्ट करना चाहिए। स्ट्रीम फ्लो डेटा, स्टेट मेंडरिंग। जब हम वहाँ से आ रहे थे ट्रेनिंग कोर्स के लिए तो एक पैरामीटर्स हमारे पास, हमने फ़ोन करके पूछा जो भी हमारे सोर्सेस थे कि यहाँ पे ठंड कितनी है। फॉर्चुनेटली मैं बाद में आया, मेरे कलीग्स पहले आ गए थे, तो मैंने पूछा भाई ठंड कैसी है। तो इसी तरीके से फ्लो के बारे में कि भाई फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है उसके बारे में जानकारी हासिल करना, जितने भी हमारे वो हों। मेंडरिंग है कि नहीं है। मेंडरिंग मतलब आप समझते होंगे रिवर अपना फ्लो पाथ जो है चेंज होता है। कोसी एक रिवर है जो कि इनफेमस है, वो इस तरह का बहुत खतरनाक रिवर होती है। हाई फ्लड लेवल जो है, जो ऑब्जर्व कितना हुआ है, ये आप आपस में डिस्कशन से या जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स जनरली उपलब्ध नहीं होते हैं, उसको देखना पड़ेगा। जनरल फ्लड लेवल, ऑर्डिनरी फ्लड लेवल, ऑफ कोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लो कंडीशंस कैसे हैं, क्विक डिस्चार्ज, फ्लैश फ्लड्स की बात हो रही थी, तो यहाँ हिली टेरेन होता है, वहाँ फ्लैश फ्लड्स होती हैं। तो इस तरीके से हमें क्विक डिस्चार्ज खास तौर पे है, ये बहुत डेंजरस है। इस तरह का डेटा जो है ये हमें कलेक्ट करना चाहिए, कलेक्ट करना पड़ेगा, और उसको उसकी सत्ता क्या है उसको वेरीफाई करने के लिए हमें सारे रिसोर्सेज जो हैं वो स्कैन करना पड़ेगा। आज कोई बता सकता है यहीं बैठे बैठे कि हमारे पास सबसे अच्छा साधन क्या है, बगैर इधर उधर जाए कोई अगर चीज़ हमें पता करना है तो हमारे पास सबसे अच्छा साधन क्या है? जोर से बोलिए। गूगल, इंटरनेट है।
पर इंटरनेट पब्लिक डोमेन में जो भी अवेलेबल है इवन ग्लोबल लेवल पे, हमें तुरंत सर्च करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे कंट्री में वो अभी भी चैलेंज जो हम ढूंढ रहे हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है, बाहर में वैसी स्थिति में वो आगे थोड़ा सा बढ़ गए। कोई एक फील्ड बता सकते हैं जहाँ की उल्टा हुआ हो कंप्यूटर को छोड़ के, कि भारत आगे निकल गया हो वर्ल्ड पीछे हो कंप्यूटर को छोड़ के, बताइए। नहीं, पॉपुलेशन छोड़ दे, चाइना आगे था। और दूसरा पॉजिटिव, कोविड वैक्सीन, कोविड का जिस तरीके से हमने वो किया, हमने पीछे छोड़ दिया, उसको इतने जल्दी लाया। तो ये हमारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। हमें ये हमारे में टैलेंट है, ऐसा नहीं है हमारा किसी कम है। क्रॉस सेक्शन जो आपका एफ्लक्स है, क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी जानकारी भी हमें लेना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन किस तरीके से हमें मेजर करना है। एक स्ट्रीम है, नेचुरली फ्लड का बात करते हैं तो हमें बात करना पड़ता है किस तरह से है, क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है उसकी स्ट्रीम का, उसके अप स्ट्रीम साइड में कितना डिस्टेंस लेना है, डाउन स्ट्रीम में कितना लेना है, एक एवरेज क्रॉस सेक्शन हमें देखना पड़ेगा। बेड मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बेड मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए ये साइट पर जब आप जाएंगे तभी आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। सैंड है, सिल्ट है, बोल्डर है या वीट ग्रिफ्ट है, ये जब आप कैलकुलेशंस देखेंगे बाकी बाद में जो फॉर्मूलेज आएंगे उसमें ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे उसके कोफिशिएंट्स रहते हैं। तो जो डीपीआर आप कंसीडर करते हैं या देखते हैं उसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ कहीं भी वो प्रपोजल आता है उस समय में उसकी स्ट्रीम की बेड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एटलीस्ट ये तो आप बिल्कुल देख सकते हैं और पकड़ सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। नेचर ऑफ नाला या रिवर क्या है, स्टेट है, वो मेंडरिंग है, इसके डिफाइंड बैंक्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये चीज़ें भी हमें देखना है। नेक्स्ट कम्स द कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैचमेंट एरियाज हैं। ये कितना एक स्ट्रीम में जो डिस्चार्ज आ रहा है, कितना कैचमेंट एरिया जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज द कैचमेंट एरिया, कैच कर रहा है उसको, किस तरह का शेप है, फैन है, सर्कुलर है, फन लीफ टाइप का है, इलोंगेटेड है, ये सब की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो एडजॉइनिंग है, जहाँ आप ब्रिज प्रपोज कर रहे हैं, वहाँ एग्रीकल्चरल लैंड है क्या, फॉरेस्ट एरिया है क्या, बैरन लैंड है क्या, ये सारी चीजें उसको अफेक्ट करती हैं। डिटेल्ड सर्वे जिसकी गाइडलाइंस IRCSP 54/2000 में दिया गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स विच वी शुड सी। क्रॉस सेक्शनल एरिया, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम साइड में अप्रॉक्सीमेटली 100 to 500 मीटर अपार्ट, ये हमें क्रॉस सेक्शन उसका देखना लेना है। जो हम आगे कैलकुलेशन करेंगे डिजाइन फॉर डिस्चार्ज में, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नाउ क्रॉस सेक्शन शुड बी राइट एंगल टू द फ्लो एंड एक्सटेंड हायर। जो आप ब्रिज का अलाइनमेंट उसमें फिक्स कर रहे हैं, नेचुरली ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, इस तरीके से आप ब्रिज का अलाइनमेंट करिए। ऑफ कोर्स वो गवर्न करेगा कि वहाँ पर सॉइल कंडीशंस कैसी हैं, साइट कंडीशंस कैसी हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। जैसे मेरे कलीग ने बताया, कहीं कोई दूसरा मॉन्यूमेंट वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से वो अफेक्ट करता है ब्रिज के अलाइनमेंट को, लेकिन आइडियली स्पीकिंग राइट एंगल होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट यू कैन से अप्रोप्रिएट थिंग। तो अकॉर्डिंगली जो क्रॉस सेक्शन आप देखेंगे वो राइट एंगल उसका देखेंगे। बैक वाटर का जो ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, तो क्रॉस सेक्शंस जब हम उसके डायमेंशंस देखेंगे, क्योंकि हमें आगे जो भी फॉर्मूलाज लगाने हैं उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्रॉस सेक्शंस की, उसके डायमेंशंस हमें मेजर करने पड़ेंगे। तो वो क्रॉस सेक्शन में कहाँ तक ले जाना है, अगर कहीं पर कोई बैक वाटर की हिस्ट्री है तो हमें देखना है कि बैक वाटर किस हाइट तक जाता है, अकॉर्डिंगली हमको वो क्रॉस सेक्शन में अकाउंट फॉर करना है। नेविगेशन स्पैन, स्पैन का जो अरेंजमेंट हम फिक्स करते हैं, जिसमें आप आर्च का भी कह रहे थे, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोल्यूशन। अगर कोई स्पैन आपने देख लिया कि भाई ये नेविगेशन स्पैन है, तो अकॉर्डिंगली वो मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड सिंपल कन्फिगरेशन है तो कंटिन्यूस स्पैन आपको देना पड़ेगा। आपका बॉक्स गर्डर है तो आपका कर्व कंटिन्यूस टाइप का बॉक्स गर्डर देखना पड़ेगा जिससे स्पैन की लेंथ बढ़ जाए। हिली रीजन में है तो यू कैन प्रोवाइड दैट आर्च टाइप ऑफ थिंग। तो नेविगेशन रिक्वायरमेंट भी हमें इसको देखना पड़ेगा। रेलवे लाइन कोई पास में है कि नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट हेल्प्स। जो मैं कह रहा था कि हाई फ्लड लेवल में कई बार क्या रहता है कि रेलवे ब्रिजेस दे हैव गॉट रोबस्ट सिस्टम, उनका सिस्टम जो है काफ़ी रोबस्ट है, उसमें वो मार्क्स लगा देते हैं कि कहाँ तक वो फ्लड गया है, या
वो जो भी अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि वो देख सकें भाई लेवल कहाँ तक बढ़ा है, वहाँ पर वो फ्लड के मतलब फ्लड के मार्क्स आ जाते हैं। तो वो भी हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध है तो उसे हमें तुरंत लेना चाहिए। वो ग्राउंड की जानकारी है और सबसे करेक्ट है। इरिगेशन प्रोजेक्ट उसके अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम साइड में तो नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। कोई अगर डैम है तो भी हमें प्रोविजन रखना पड़ेगा कि भाई डैम में अगर फेलियर हो गया तो फ्लड्स आएगी। ये सब चीज़ों के देखने के बाद देन वी हैव टू प्रिपेयर मैप्स। जो आपका टोपोग्राफिकल मैप्स हैं वो आपके कैचमेंट एरिया को मार्क करने में इट इज़ वेरी यूजफुल। आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? देयर आर इंपीरिकल फॉर्मूलाज, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैलकुलेट द डिजाइन डिस्चार्ज। तो वो इंपीरिकल फॉर्मूलाज के इनपुट करने के लिए हमारे की क्या प्रोसीजर है? इतना बड़ा कैचमेंट एरिया है, उसको किस तरह से हम स्क्वीज करें? हमने ब्रॉडली क्या किया, एक लंबी शीट बनाई, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको जीरो डाउन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं उसके क्वांटिफिकेशन के लिए। तो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज वी हैव टू कलेक्ट द डेटा। Second important aspect is we have to verify the authenticity of data by all means. And third one is just starting to mapping कि कहाँ हमारी रिक्वायरमेंट है, जीरो डाउन कैसे करेंगे। तो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं, तो कैचमेंट एरिया के मार्किंग जो है वो आइसोहिकल या टोपोग्राफिक मैप पे हमें उस टेंटेटिव ब्रिज लोकेशंस पे, टेंटेटिव ब्रिज लोकेशंस वहाँ पे हमें बताना है। क्योंकि हमारे पास में 2-3 ऑप्शंस होंगे और 2-3 ऑप्शंस को हम प्रॉस एंड कॉन्स लेके फाइनल करेंगे। तो दिस इज अप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी ऑप्शन। ये देखिए इस तरह का क्रॉस सेक्शन एरिया है जो मैंने बताया कि जो आईआरसी की गाइडलाइंस थी उसमें वो कह रहा था 500 मीटर्स या 100 मीटर्स के वहाँ पे। तो क्रॉस सेक्शन को हम किस तरह से वो करेंगे, अल्टीमेटली हम उसको आइडलाइज करेंगे। आइडलाइज करने में नियरली रियलिस्टिक आइडलाइजेशन हो और एक ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन में आए जिससे कि हम क्वांटिफिकेशन कर सकें। तो ये है आपका, देखिए 2 तरीके हैं उससे, एक तो सिंपल डिफाइंड स्ट्रीम है और दूसरी स्ट्रीम डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डिफरेंट नियरली ज्योमेट्रिकल शेप्स में हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। ये कैलकुलेशंस में आएगा। साइट विजिट एज आई मेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। बिना साइट विजिट के डिज़ाइन ऑफिस में डिज़ाइनर अगर आप हैं तो भी आप हैबिट डालिए कि आप ज़रूरत पड़ने पर साइट पे जरूर जाएं, साइट पे जाके देखें साइट की क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे जो मेन चैलेंज है, हमारे जेके गोयल साहब ने सवेरे भी कहा कि भाई आपके डिज़ाइन का जो एस्पेक्ट्स रहता है, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिज़ाइनर और एग्जीक्यूशनर के बीच में। एग्जीक्यूशनर को कई बार डिज़ाइनर के चीज़ें समझ में नहीं आती, डिज़ाइनर को कई बार ग्राउंड रिलेटिव्स पता नहीं चलती। तो साइट विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल इन दिस गैप। लोकल कंडीशंस को आपको बिल्कुल देखना है। व्हेन आई से लोकल कंडीशंस, तो सारी जानकारी किस तरह से इकट्ठा करना है उसका है। अंडरस्टैंडिंग द कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रिज एंड चैनल्स। क्रॉस सेक्शन आपको वो करना है तो उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहली बार दूसरी बार जाने में आप बिल्कुल उसको समझिए, ये साइंटिफिक वो है और एक एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको उसका क्रॉस सेक्शन डिजाइन करना है। स्कावर कंडीशंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट ऑफ द स्कावरिंग, ये तो आपका चैलेंज है। देन रफनेस, बेड मटेरियल का कुछ समय पहले मैं आपको जिक्र कर रहा था। रफनेस कंडीशंस वो वहाँ पर कंट्रीब्यूट करती हैं। जो फार्मूलाज में हम उसकी रुगोसिटी कोफिशिएंट लगाएंगे, कौन सा कोफिशिएंट हो, नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट। नियर बाय इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आई मेंशन, पाइपलाइन है, बिल्डिंग्स हैं, डैम्स हैं, उसका भी देखना है कि भाई कहीं ये फेल हो गया या ब्रिज बनने लगा ये फेल हो गई, तो ऐसा ना हो कि आसपास का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाए। ओवर टॉपलिंग या उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लड्स की कोई केस हिस्ट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो डॉक्यूमेंटेशन है, एक है आपका मीडिया कवरेज, इंटरनेट पब्लिक डोमेन हो गया। दूसरा मैंने कहा ना, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, ये मत सोचिए किस लेवल पर स्टडी क्या है, बिल्कुल खुल के उसको पूछिए, वो बताएगा आपको, उसकी जानकारी भी आप देखिए। फाउंडेशन कंडीशंस क्या है, एंगल जिस पे ब्रिज आप दे रहे हैं, स्ट्रीम पर उसका क्या एंगल आ रहा है। बेड एंड बैंक विड्थ, ऑफ कोर्स ब्रिज की जो रिवर की स्ट्रीम के करैक्टरिस्टिक्स होती है, एक जगह तो ब्रिज बैंक्स जो हैं वो नियरली डिफाइंड होते हैं। 2 फोटोग्राफ्स मैंने दिखाया था, फर्स्ट में वो काफ़ी डिफाइंड होते हैं, ये रियल लाइफ में भी होता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स हैं। वंस यू गैदर दीज इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस इट टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट एंड you assume ये knowledge, you can say database is with you, then you start towards the mathematical formulation. That comes the incorporation of the hydrology. हाइड्रोलॉजी में आपका जो मैंने कहा कि what is the important challenge, that is design flood discharge.
दैट इज द चैलेंज, हाउ टू एस्टिमेट इट। समटाइम्स द डिस्चार्ज फ्रॉम द हिस्टोरिकल फ्लड्स, जैसे मैंने कहा कि आपका हिस्टोरिकल फ्लड्स कहाँ तक आया, क्या आया। जैसे उत्तरकाशी का है, अभी मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था, प्रेजेंटेशन बनाने में मुझे लगा कि हाँ कौन सा वो था, तो फट से आया 2013 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लड्स हुई, बहुत कॉमन। तो ऐसा जो है ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, चूंकि आप यहाँ पर लोकेटेड हैं, आपका जहाँ कहीं ब्रिज का आपका असाइनमेंट है, वहाँ की जिम्मेदारी है, तो वहाँ के रिकॉर्ड्स भी आपको कंसंट्रेट करके देखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से थोड़ा देखने में, लोकल लोगों से इंक्वायरी करने पे कुछ ना कुछ डेटा आपको मिलेगा। तो मेनली देयर आर 4 मेथड्स listed over here. Empirical formulas. Still in today's world of computer, these formulas are very much alive and they are the only source. I have no doubt in saying that. Rational method, ये थोड़ा refinement हो रहा है. Unit hydrograph method, again still going for refinement. And of course the Manning's formula, that is the velocity method. जो आपका सिंपल वो है कि अगर मुझे डिस्चार्ज निकालना तो क्या पता करना है, क्रॉस सेक्शन और आपका हाइट, तो वो करना पड़ेगा। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, अभी हम देखेंगे क्यों सिंपल नहीं कह रहा हूँ। वंस द डिजाइन फ्लड्स आर डिसाइडेड, दिस डेटा इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज द हाइड्रोलिक एनालिसिस। एक बार आपके पास में ये डेटा आ गया, तब आप ये जो 4 मेथड्स दिए हैं, इनको ट्रायल रन करने के लिए आप स्टार्ट हो जाएंगे। डिजाइनर्स आप में से कितने हैं जो यहाँ डिजाइनर हैं? सभी ने किया होगा। ब्रिज डिजाइन जो करते हैं, ब्रिज डिजाइन करने में आप कहाँ से शुरू करते हैं? व्हाट इज द 0 स्टेज या फर्स्ट स्टेज? हाँ नहीं, स्ट्रक्चरल डिजाइन का बात कर रहा हूं। अगर एक बीम डिजाइन करने को मैं कहूं और एक ब्रिज डिजाइन को, तो ब्रिज डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले से एक डिजाइन किया हुआ सेक्शन लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी सेक्शन, है ना। प्रिलिमिनरी सेक्शन से आप उस डिजाइन शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर होगा उसमें भी प्रिलिमिनरी, जो स्टैंडर्ड डेटा अवेलेबल है उसी को मानते हैं हम, और उसके बाद हम उसको सेक्शन को रिफाइन करते जाते हैं। दैट इज नथिंग बट डिजाइन। आप चेक्स करते हैं, कोड में जो नए चेक्स एंड बैलेंस आए हैं उससे आप देखते हैं, दैट इज नथिंग बट डिजाइन। बट यू स्टार्ट विद ए प्रैक्टिकल सेक्शन। तो वैसे ही यहाँ पर भी है आपका कि आपको क्या करना है कि डिजाइन डिस्चार्ज को आपको लेना है। वंस आपके पास में डेटा आ गया, दैट इज द फर्स्ट स्टेज, देन वी हैव टू स्टार्ट विद दिस एनालिसिस। This is the empirical formula. Q is equal to coefficient C A to the power n. ये इस फॉर्म में है, ये मैथमेटिकल फार्मूला है। ऑफ कोर्स अलग अलग लोगों ने अपने कोफिशिएंट दिए हुए हैं अलग अलग रीजंस के, तो वो वेरी करेगा, लेकिन मोटे तौर पर क्या है, ये फार्मूला है जो कि डिजाइन करता है। बहुत सिंपल कह रहा है, लेकिन जब आप देखते हैं कि भाई एक अगर इसमें एस्टिमेशन गलत हो गया तो अच्छा खासा स्ट्रक्चरली सेफ ब्रिज भी क्या हो जाता है, ओवर टॉपल हो जाता है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट को करना है। नाउ कांस्टेंट, जब एम्पिरिकल फार्मूलाज देते हैं तो उसकी बाउंड्री कंडीशंस क्या है, कंडीशंस क्या है, लिमिटेशंस कहाँ हैं, कहाँ पर यह यूज हो सकता है, वो हमें मालूम होना। अगर आपने गलत एरर किया, ये सिंपल है, डॉक्टर अगर पेशेंट के डायग्नोसिस में कुछ गलती करता है और कितना भी बड़ा डॉक्टर है उसने मेडिसिन दे दिया, गलत मेडिसिन दे देगा तो उसका बुरा असर होगा। वैसे ही यहाँ पर भी है, इसलिए वो कोफिशिएंट्स पिकअप करने में एक्सपीरियंस प्लस आपका डॉक्यूमेंटेशन नॉलेज बेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कांस्टेंट जो है आपका, व्हाट आर द फैक्टर्स विच गवर्न द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एरिया, शेप, स्लोप, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, वेजिटेबल कवर एंड इनिशियल स्टेट ऑफ वेटनेस। क्या यही है? और भी हैं। स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ड्यूरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, दे ऑल्सो अफेक्ट। ये सारी चीज़ों को गवर्न करके उनके कोफिशिएंट्स जो है वो आते हैं। तो बिल्कुल सही है, जो पहली बार डिज़ाइन कर रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो उपलब्ध डिज़ाइन है उनको स्टडी करना पड़ेगा। जो एस्टेब्लिश डिज़ाइन है, किस एरिया में था, वहाँ पर कांस्टेंट की क्या वैल्यूज थी, और दूसरा टेक्स्ट बुक या कोर्स में क्या वैल्यूज दी हुई हैं, वहाँ से अपना जो कांस्टेंट है वो हमको लेना पड़ेगा। इसकी लिमिटेशन क्या है, जो इंपिरिकल फार्मूला, इसकी लिमिटेशन क्या रहता है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड इनटू कंसिडरेशन। फ्लड का फ्रीक्वेंसी, हम बार बार कहते हैं भाई ये जो 2013 की फ्लड आई है इसका रिटर्न कब है, ये जल्दी नहीं है, बहुत लंबा है। तो कई बार ये विचारणीय प्रश्न होता है कि अगर इतना लंबा उसका रिटर्न पीरियड है तो हम इसके लिए डिज़ाइन करें या ना करें, या हम एक अलार्मिंग सिस्टम रख दें और जैसे ही वो हमें अलार्मिंग मिले वो खाली करके चले जाएं। समटाइम्स दिस इज ऑल्सो ए सोल्यूशन। तो ये लिमिटेशन है कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड इसको कंसिडर नहीं करता है।
ये यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं है, डेफिनेटली इंपेरिकल फार्मूलाज को, इंपेरिकल फार्मूला यहाँ मैं कह रहा हूँ, क्या पेमेंट डिज़ाइन में भी कोई इंपेरिकल फार्मूला होता है? खासतौर पे मैं अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट या रिजिड पेमेंट का कहूँ, आजकल पेमेंट डिज़ाइन आप जो करते हैं SP37 से, तो वहाँ फाइनाइट एलिमेंट आ गया ना, लेकिन पहले क्या करते थे, आज भी करते हैं, जब टेक्स्ट बुक से आप सीखते हैं तो क्या होता है, वेस्टरगार्ड एनालिसिस, ये क्या है, नथिंग बट दे आर दी इंपेरिकल फार्मूलाज। तो वही इंपेरिकल फार्मूला यहाँ, उनका भी जो रिजल्ट आता है उसको रिफाइनमेंट करना है आपको, है ना। वैसे यहाँ पर है कि कोई भी इंपेरिकल फार्मूला है, जहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे कांस्टेंट दूसरा हो जाएगा। दिस इज द लिमिटेशन। एक जगह का आप बिना ब्लाइंडली उसको दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। फिक्सिंग ऑफ कांस्टेंट इज वेरी डिफिकल्ट एंड एग्जैक्ट थ्योरी कैन नॉट बी पुट फॉर सिलेक्शन। वो कहते भाई नहीं है, ये पढ़ के अगर जो नया है वो कहेगा कि यार इसका ज़रूरत क्या है, नहीं, इसका ज़रूरत है, क्योंकि डिज़ाइन करेंगे तो आपके साथ में आपके एक्सपीरियंस कलीग्स भी रहेंगे, तो एक्सपीरियंस हमेशा रहेगा, लेकिन उसी एक्सपीरियंस को लेकर आपको सीखना है। तो इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट की जहाँ कुछ भी नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट गिव्स वेरी यूजफुल। व्हाट आर दोज एम्पिरिकल मेथड्स? देखिए, जहाँ थोड़ा सा ड्यूरेशन, जब मैं इतना लंबा वो कह रहा हूँ, आपका जो डिफाइंड ड्यूरेशन है उससे थोड़ा सा मैं एक्सीड करूँगा, और शायद मेरा हक भी है क्योंकि मैं लेट शुरू कर पाया। मेरा इच्छा तो था, मैं पहले से आके बैठ गया था, तो काइंडली बियर विथ मी, और मैं आपके साथ में रहूँगा। जहाँ कहीं भी मैं सबको ओपन कहता हूँ कि जहाँ कहीं भी आपको लगे कि नहीं अब आज का दिन भारी पड़ रहा है, आप मुझे रोक दीजिएगा, मेरा नेक्स्ट लेक्चर में उसमें इसमें कंटिन्यू करूँगा, है ना, लेकिन प्रसन्न होकर सुनिए, कोई ऐसा नहीं। इंपेरिकल फार्मूला वेरी फर्स्ट है, डीकन्स फार्मूला है। नाउ दिस लिमिटेशन इज इट इज फॉर विदर्भ एंड मराठवाड़ा रीजन, महाराष्ट्र में काफ़ी सक्रिय है, वहाँ से है ये डीकन्स फार्मूला है। इसके बाकायदा कोफिशिएंट्स वगैरह भी दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया, उसको Q इज इक्वल टू C M3/4, दिस इज देयर। ये एक आपका फार्मूला जो है इंपेरिकल फार्मूला है, बट लिमिटेशन इज इट इज फॉर विदर्भ एंड मराठवाड़ा। And of course the values they are given over here. Even the IRC SP39 2004 they have also given guidelines for that. ये देखिए कोफिशिएंट्स कैसे वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ एक्सपीरियंस की वैल्यू आती है। जो यंग डिज़ाइनर है उसने बिल्कुल सेलेक्ट कर लिया यहाँ, लेकिन एक्सपीरियंस है उसके साथ में जो एक्सपीरियंस कली के देखें भाई ये C की वैल्यू ठीक लिया है कि नहीं उसने, तो यहाँ पर भी अंतर हो जाता है। तो ये कैसे वेरिएशन हो रहा है, अगर C की वैल्यू में देखूँ, जहाँ एनुअल रेनफॉल से उसको कोरिलेट किया है IRC SP13 2004 ने, जहाँ की रेनफॉल है 60 to 120 सेंटीमीटर है, उसकी वैल्यू फर्दर चेंज होती है 14 to 19, जब रेनफॉल जो है वो मोर देन 120 सेंटीमीटर है, और बाद में इसको 22 लिया है, लेकिन फॉर वेस्टर्न घाट्स लिया है। घाट्स में क्या होगा, आपका ज़्यादा रेनफॉल होगा कम होगा, घाट्स में ज़्यादा होगा, इसलिए वो ज़्यादा आ रहा है आपका। तो दिस इज वन सच एग्जाम्पल। यहाँ C इज ए कॉन्स्टेंट, C इज ए कॉन्स्टेंट का मतलब उसका कुछ वैल्यू है, और ये विदर्भ और मराठवाड़ा में C का एक क्वांटिफिकेशन बिल्कुल वो आएगा, ये दिया हुआ है जो आपका, सारे के वैल्यूज आएंगे। रीव्स फार्मूला है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी का है आपका, अगेन उसी फॉर्म में है देखिए, और इसके अलग अलग लिया है। कांस्टेंट की वैल्यूज क्या है, C 6.8 फॉर द एरियाज विद इन 25 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, जो शुरू के 2-3 स्लाइड में मैंने इसको समअप किया था और मैंने बताया था कि ये कोफिशिएंट्स वेरी करते हैं, ये देखिए वास्तव में हो रहा है, ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपका डिज़ाइन सही, आप हाइड्रोलिक डिज़ाइन आपने सही किया है कि नहीं, वहीं से निकल के आता है। DPR की क्वालिटी आपकी सही है कि नहीं, कंसल्टेंट ने सही लिया है कि नहीं, इसको ही चेक करने से आता है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते हम। 8.5 फॉर एरिया 25 किलोमीटर टू 160 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, and 10 for limited areas near the hills, ये क्लासिफिकेशन दिया है। In worst cases it's found that the value of C goes up to 40.5 and worst cases that is the quick discharge hilly areas or flash floods, C as high as 40.5। बाकी आप देखिए कहाँ पे आ रहा है, ज़्यादा ज़्यादा 6.8 to 10 होता है। तो this is the difference between flash floods, that's why flash floods is very dangerous। और ये कहाँ से होगा, अगर हिस्ट्री में कभी हुआ है तो हम क्या करेंगे, हमारे जो अवेलेबल है उसको चर्न आउट करेंगे, जिससे आपको फायदा होगा, क्योंकि 6.8 से 10 से एकदम शूट अप 40 कर देना ज़्यादा अच्छा है कि हम मेहनत करके उससे पता कर लेंगे भाई फ्लश फ्लड आता है कि नहीं, हिस्ट्री रही है कि नहीं। अगर हिली टेरेन है तो देयर इज़ अ टेंडेंसी, तो हमें ज़्यादा केयरफुल रहना है। ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हैं। अगर हम हिली टेरेन में जा रहे हैं, जैसे भाई साहब ने कहा कि भाई हम आर्ट्स में हमारा वो टेरेन वैसी है, हमको मालूम नहीं था कि यहाँ पर भी टेरेन ऐसी है, तो ब्लेंडली हमने कहा कि नहीं ये नहीं है, लेकिन जहाँ उन्होंने बताया कि हिली टेरेन है, यस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आर्ट्स ब्रिज के लिए आप जा सकते हैं।
English formula for Western Ghats and Tapi valleys, है ना. So this is the formula, I will not repeat, shown in the slide. And what is the, you can say, this is as per SP 13 2004. Again some constants are there. इसमें कैचमेंट एरिया दिया है. फॉर्चुनेटली ये क्वांटिफिकेशन आपका कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लिया तो यू विल गेट समथिंग, है ना. बट यू सी हाउ मेनी थिंग्स आर देयर, देयर इज नो कंफ्यूजन. ईच अवेलेबल इंपेरिकल फॉर्मूला इज क्लियरली डिफाइंड कि दिस इज अप्लीकेबल टू विच एरिया. देयर इज नो स्कोप फॉर कंफ्यूजन. सेकेंड मेथड इज द रैशनल मेथड, ये CWC सेंट्रल वाटर कमीशन का उसमें है. दिस ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू द इंपेरिकल फॉर्मूलाज. लेकिन इसमें क्या हुआ है कि नाउ इन दिस मेथड सम क्वांटिफिकेशन एफर्ट्स दे हैव बीन मेड. नाउ व्हाट इज द यू कैन से न्यू थिंग्स इन दैट, और यू कैन से रिफाइंड. व्हाई इट इज कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिफाइनमेंट. इट कंसिडर्स द कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, रेनफॉल इंटेंसिटी. जो पहले उसमें रेनफॉल का फ्रीक्वेंसी नहीं किया, रेनफॉल इंटेंसिटी, इसमें रेनफॉल का फ्रीक्वेंसी भी आएगा, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन एंड रन ऑफ. ये फैक्टर्स इसमें कंसिडर किया है. डेफिनेटली इट मस्ट बी हैविंग सम फॉर्मूला. या दिस इज द फॉर्मूला. अकॉर्डिंग टू दिस IRCSP 13 2004, this is the formula. Q is equal to as shown in the slide, top one. And again you see so many constants are there, and there is a curve given in the code itself, and it says ये factors वगैरह दिए हुए हैं, आपके factors बिल्कुल दिया हुआ है. इस फॉर्मूला को डिफरेंट एस्पेक्ट्स के कुछ अगर मेजरमेंट्स हैं, जैसे कैचमेंट एरिया का है A, हियर यू हैव टू डू द मेजरमेंट्स. कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ फॉर द कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक एरिया P का भी कुछ ना कुछ उसमें फैक्टर होगा, ये जहाँ से हम इसको अचीव कर सकते हैं. F it can be obtained from the code. Then IC, this formula it has been given. I0 is the 1 hour rainfall intensity, again we can measure it, है ना. ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी इसका वो बिल्कुल रहेगा, आपका रिकॉर्ड्स रहेगा. एटलीस्ट वी कैन गेट समथिंग फ्रॉम देयर. देन दिस इज अगेन द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इज देयर. Whenever we will go to that calculation of that, you will find what are those implications. But this is the overall, you can say, idea how we can get calculate the design, you can say, estimate the flood discharge, maximum flood discharge by this method. This is the assumption as I was mentioning. Peak flow is produced on any drainage basin by rainfall intensity which continues over a period. Of course, यहाँ जो आपके फॉर्मूला के लिमिटेशंस दिए हुए हैं उन्होंने क्लियरली लेड आउट कर दिए. मैं पढ़ूंगा नहीं, रिपीटेशन होगा, आपके पास में जानकारी होगी. एंड ऑफ कोर्स कोड में भी ये दिया हुआ है. मीन टू से दैट whenever you are following this particular method, you please cross check whether these assumptions are you can say nearly fulfilled or not. If they are distantly fulfilled, don't adopt this. This formula will give erroneous results. तो ये limitations हैं इसके. Coefficient of runoff is the same for all storms of varying frequency on a given drainage basin. This is also one of the assumptions. ये एक particular situation में तो सही हो सकता है. Coefficient of runoff is same for all storms of varying frequency. मतलब different frequency का वहाँ पे rainfall हुआ है, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ उन्होंने एक माना है. ये बहुत ही सिंप्लीफाइड एज्यूम्शंस हैं जो कि हर केस में लागू नहीं होता है. तो जहाँ कहीं लागू हो वहीं पर इस फॉर्मूले को लगाना है आपका. फ्रीक्वेंसी ऑफ पीक फ्लो इज द सेम एज द टॉप. मतलब ये एक तरह से लिमिटेशंस लेट डाउन है, ये जानकारी है हमें, और जहाँ कहीं भी ये एज्यूम्शंस फुलफिल होते हैं वहीं इस फॉर्मूले को यूज़ करना चाहिए. ये कंटिन्यूड है, आई विल नॉट डू. दीज आर ऑल लिस्टेड आउट. बिफोर यूजिंग दिस मीन्स यू हैव टू जस्ट see whether these you can say assumptions and limitations they are properly addressed. The choice and selection of the value of P, I was just mentioning what is P. The choice and selection of the value of P, the runoff coefficient, is the most subjective thing and require good judgment. The subjectivity है, means दो different persons हैं, उनका assessment जो है P value के बारे में different होगा. So this is a very dangerous aspect which you have to take care of that. हमारे conversing साहब आ गए. Hello. Then how to refine this rational method? How to refine it? इसको किस तरह से हम रिफाइन कर सकते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो सीस्मिक जोनेशन है, हमारे अभी सीस्मिक के कितने जोन्स हैं?
Can anybody tell? Seismic. Again, I am just taking you to the structures. 4 zones are 1, 2, 3, 4. 5 को मर्ज कर दिया वहाँ. अगर फर्दर इसको करना है, मान लीजिए और एक्यूरेटली हमें सीज्मिसिटी प्रेडिक्ट करना, तब हमें क्या करना पड़ेगा? माइक्रोजोनेशन हम करते हैं, छोटे उसमें जाते हैं. वैसे बेसिन के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यहाँ अगर हमें रैशनल मेथड को ठोक पीट के सही बनाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिन का जो बड़ा सा एरिया है उसको माइक्रो लेवल पे लाना पड़ेगा. ड्रेनेज बेसिन इज डिवाइडेड इनटू द जोन्स बाय कंटूर्स, उसको छोटे छोटे उसमें करना पड़ेगा. और जो एक बड़े बेसिन का हम होलिस्टिक करते थे, वो हमें छोटे छोटे करके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन उसको लागू करना पड़ेगा. द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच सेलेक्टेड जोन शुड बी द सेम. ऑफ कोर्स अगेन दिस इज लिमिटेशन. ये उसको माइक्रोजोनेशन छोटे छोटे रीजन्स को करके इंडिपेंडेंट सारे स्टेप्स को हमको फॉलो करके वो करना पड़ेगा. और लास्ट में टोटल क्या आ रहा है, जैसे टोटल कैचमेंट एरिया का आता, उसको हम एक बार में वो फॉर्मूला लगा के अपने एजम्पशन के बेसिस पे कुछ कोएफिशिएंट्स लगा के हम वैल्यूज निकाल लेते हैं. अब हम जब जान गए कि हम लागू नहीं कर सकते, तो हम क्या करना पड़ेगा? अलग अलग एरियाज में इसको कैचमेंट एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा. हर एक एरियाज में नियरली उसके कोएफिशिएंट्स वेरी करते हैं, उनको लेके सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा. और लास्ट में जो आ रहा है सबको क्या करना पड़ेगा? अलजेब्रिक सम, वो एडिशन ही होगा, उसको हमें जोड़ना पड़ेगा. दैट विल गिव द रिफाइनमेंट ऑफ दैट. द थर्ड वन इज द यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड. अगेन ये नॉलेज हमें, वी आर जस्ट गोइंग फॉर दैट हाइड्रोलॉजी. तो इसको हाइड्रोग्राफ पढ़ने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बेसिक डेफिनेशन से. व्हाट इज हाइड्रोग्राफ? आप सब जानते होंगे, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं पढ़ने से, या डिफरेंट फील्ड में आ गए, रोड सेक्टर में आ गए, तो हो सकता है कि आपको मेमोरी थोड़ा सा वो हो गया हो. जस्ट टू रिवाइव, देन वी विल गो टू द बैक साइड. ए हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्चार्ज इन द स्ट्रीम plotted against the time due to a rain storm of a specified intensity, duration and a real pattern. मतलब नथिंग बट डिस्चार्ज है, एक रिवर का स्ट्रीम का जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको अगेंस्ट टाइम आपको प्लॉट करना है. ये बहुत ही वेग वर्ड में मैंने बताया, लेकिन उसके साथ में 2 लिमिटेशंस और हैं. ड्यू टू ए रेन स्टॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड रियल पैटर्न. ये हम क्या कर रहे हैं? मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं. दैट इज वाई वी आर डिफाइनिंग इट. ये ऑलरेडी डेवलप्ड साइंस है, तो इसलिए इसका समझना है आपको. ये ऑलरेडी फॉर्मूलाज इसके दिए हुए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. जब डीपीआर कंसल्टेंट आपको इस मेथड से डिस्चार्ज निकाल के देता है, तो आपको ये स्टेप्स को देखना है. जरूरी नहीं है स्टेप्स को देखना है कि वेदर ही हैज फॉलोड और नॉट. दैट इटसेल्फ रिफाइन द क्वालिटी ऑफ द डीपीआर. फॉर एनी गिवन ड्रेनेज बेसिन, हाइड्रोग्राफ ऑफ रन ऑफ ड्यू टू 2 रेन स्टॉर्म्स will be similar. ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक रहती है. their ordinates being proportional to the intensity of rainfall. थर्ड जो हम यूनिट हाइड्रोग्राफ करते हैं, इसके बाद मैं सिंप्लीफाइड वे में अभी आपको समझाऊंगा कि किस तरह से निकालते हैं. यूनिट हाइड्रोग्राफ इज डिफाइंड एज द रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंटिंग यूनिट डेप्थ 1 millimeter of direct runoff as a result of rainfall excess occurring uniformly over a basin and a uniform rate for a specified duration 6 hours 12 hours. हो सकता है पूरा पढ़ने पे ना समझ में आए. अब मैं आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में सिखाता हूँ. क्या चीज़ है ये बेसिक चीज़ आपको बताया. जैसे आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करते हैं तो आपको बेंडिंग मोमेंट्स आते हैं, शियर फोर्स आते हैं. ये सिंपल बीम डिज़ाइन, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं. वहाँ पर आपको ये सिखाया जाता है कि भाई इन्फ्लुएंस लाइन भी होती है. इन्फ्लुएंस लाइन है कि अगर हम सारे वेट्स को बुला दें और हमें एक यूनिट वेट को हम रख दें तो उसका बेंडिंग मोमेंट का शेप कैसे होगा, तो हमें एक शेप मिलता है. रियल लाइफ स्ट्रक्चर्स में हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड लोड कन्फिग्रेशन है वो हम नहीं करते. मान लीजिए केबल सस्पेंशन ब्रिज, माई कलीग ने सवेरे बताया, तो केबल सस्पेंशन ब्रिज जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी इन्फ्लुएंस लाइन प्लॉट करते हैं. उसके बाद जो लोड कन्फिग्रेशन है उसकी ट्रेन हम चलाते हैं और उसके जो इन्फ्लुएंस लाइन की ऑर्डिनेट्स रहती हैं उसमें वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है. वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है यूनिट हाइड्रोग्राफ का. यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है, मैंने बताया कि रेनफॉल हो रहा है. रेनफॉल एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जिससे कि आपका फ्लड जो है वो होती है. तो हमें फ्लड डिस्चार्ज ही तो हम निकाल रहे हैं ना, तो उसको निकालने का ग्राफिकल मेथड है. तो जिस तरह से हम इन्फ्लुएंस लाइन प्लॉट करते थे वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ. यूनिट हाइड्रोग्राफ हम डेवलप करते हैं. उसके टेक्निकल डेफिनेशन हैं, बहुत ज़्यादा हम इंटरेक्ट नहीं करते, हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन थोड़े धैर्य से आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से समझ जाएगा. एक बार हमने यूनिट हाइड्रोग्राफ हमने निकाल लिया, उसके बाद हमें क्या करना है कि एक्चुअल डिस्चार्ज निकालते समय उसकी ऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करना है. तो उसमें हमें सब मिल जाता है. अब उसमें यूनिट हाइड्रोग्राफ में डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं. जैसे मान लीजिए रेनफॉल आ रहा है
रेनफॉल आने से बाढ़ आ गई, बाढ़ में से क्या है कुछ पोर्शन उसमें ज़मीन के अंदर चला गया, बेस फ्लो चला गया, और कुछ जो है आपका रन ऑफ, जो बार बार रन ऑफ करके आता है, जो सरफेस रन ऑफ आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम यूनिट हाइड्रोग्राफ की जो किस तरह से अगर हमने डेवलप कर लिया, जो आपका कंसल्टेंट है वो आपको डेवलप करके देगा, उसमें ये स्टेप्स रहेंगे, उसमें सिंपली वो ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में पहले क्या करेगा, उसके नीचे में जो बेस फ्लो ज़मीन के अंदर चला गया है उसको ऐड करेगा, एंड देन द होल थिंग विल गिव द डिज़ाइन, या डिज़ाइन आई शुड नॉट से, द एस्टिमेटेड flood, you can say discharge. This is the estimation. I will deal with a numerical example, then you will understand in a better way. इसको ज़्यादा मैं वो नहीं करता. The determination of design flood after unit hydrograph has been derived. ये वही है, पूरा आपका जो डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको बताया वो वही है, लेकिन ऑफ कोर्स टेक्निकलिटी उसमें टच करते हुए. This is the pictorial, you can say, presentation of that. I will not go into that. The next method is design calculation by the Manning's method, जो आपका वेलोसिटी मेथड है, जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा एक एक चीज़, क्योंकि इसमें क्या करना है, आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, उसके मेजरमेंट्स लेने हैं और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन करना है. तो दिस इज द डिस्चार्ज कैलकुलेशन बाय एम्पिरिकल एंड रेफरेंस मेथड हैज टू बी फेयरली टेली विद द डिस्चार्ज. एनीवे वो दूसरा है. दिस इज द फॉर्मूला विच इज गिवन बाय IRCSP 13/2004. ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है ये मैनिंग्स मेथड है. इसकी सहायता से आप V निकाल सकते हैं. N is the rugosity, बार repeatedly I was discussing about rugosity coefficient depending upon the roughness of the bed and bank, and given values are given in SP 13/2004. R is the hydraulic mean depth. This is the mathematical you can say formulation for that. This is a parameter, this is area, hydraulic mean depth. S is the hydraulic gradient. V is the velocity of the respective compartments in the meter per second. What is compartment? I will tell you. A is the cross sectional area and Q is nothing but A into V. This is a very simple formulation. So Manning's formula, I think from understanding point of view it is very simple. A into V, that is there. Discharge in cubic meter per second. Now what is this? ये एक स्ट्रीम का क्रॉस सेक्शन. मैंने बताया कि इट इज़ नॉट ऑलवेज सिंप्लीफाइड. हमें क्या करना है, उसको आइडलाइजेशन करना है. आइडलाइजेशन करके नियरली हम क्या करेंगे, उसको ज्योमेट्रिक शेप में वो करेंगे जिससे कि हम उसका कैलकुलेशन कर लें. तो दिस इज दे हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1, 2 and 3. द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवर स्ट्रीम हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स. नाउ वी कैलकुलेट द थिंग. दिस इज द यू सी द रूगोसिटी कोएफिशिएंट. व्हाट आई वाज रिपीटेडली टेलिंग, जो आपको मैं लगातार बता रहा था कि आपको अलग अलग वो लेना है. यहाँ पे वो पूरा आ जाता है. देखिए ये क्लासिफिकेशन है, इनके वैल्यूज में देखिए कितना डिफरेंस है. तो अगर आपने एक गलत वैल्यू ले ली तो आपका जो एंड रिजल्ट है उसमें भी फर्क आ जाएगा, काफ़ी फर्क आ जाएगा. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग द करेक्ट रूगोसिटी कोएफिशिएंट. नाउ फिक्सिंग ऑफ द डिजाइन डिस्चार्ज, दिस इज द चैलेंज. किस तरह से हम इसको करेंगे. IRC 5/2015 हमने मेथड्स देख लिया. हमने क्या किया, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ले ली. इंफॉर्मेशन के बाद हमने साइट सर्वे कर लिया, हमने मैप प्लॉट कर लिया, अपना कैचमेंट एरिया पूरा डिफाइन कर लिया. हमने डिपेंडिंग अपॉन द साइट कंडीशन रूगोसिटी कोएफिशिएंट सेलेक्ट कर लिया. हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं. उसके बाद में हमारे सामने चैलेंज है कि हम हमारे पास तो 4 मेथड्स हैं, हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं. किस तरह से हम उसे फाइनलाइज करें, दैट इज द अल्टीमेट चैलेंज, डिजाइन डिस्चार्ज. नाउ द guidelines of IRC 5/2015, they are the available guidelines for your information, and I think my colleague Dr. Rajiv Goel will endorse me. Now keeping in view the prevailing scenario of the country, जहाँ बहुत सारा डिसास्टर हो रहा है. सवेरे जो सेक्रेटरी साहब की बात थी क्लाइमेट रेजिलियंस इफेक्ट के कारण, तो देयर इज अ नीड टू रिवाइज दिस कोड. द रिवीजन ऑफ दिस कोड न्यू कोड है ना. तो दैट इज न्यू कोड, दैट इज अंडर न्यू आइडियाज आर बीइंग कंपाइल्ड, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर थॉरो डिस्कशन दे विल टेक प्लेस. बट द चैलेंज इज व्हाट टू डू टिल द न्यू कोड कम्स. तो ये आपको करना पड़ेगा. एंड टिल देन दिस IRC 5/2015 गाइडलाइंस, दे आर देयर एंड वी हैव टू फॉलो दैट. एंड व्हाट इट सेज दैट we have worked out the different you can say methods, the discharge, estimated discharge. Now if the span arrangement is 30 meters and above and type of bridge minor and bridges,
then it says that maximum design discharge as per IRC 5/2015 means we have worked out, we have found out 4 figures. I will give one numerical example also, 4 figures. Now the question is which figure I should take. So then it says that for a span 30 meter and above, अगर आपका ब्रिज है जिसके स्पैन 30 मीटर से अबव है तो आपको ये 4 वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेना पड़ेगा। लेकिन स्पैन अगर 30 मीटर से कम है, मेरे ख्याल से ये आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि छोटे ब्रिजेस उसमें डील कर रहे हैं, स्मॉल ब्रिजेस एंड बॉक्स कल्वर्ट है, वहाँ इट सेज दैट 6.2.1, इसमें थोड़ा सा implications हैं। What it says that the value obtained should be compared, the highest of these values should be adopted as the design discharge provided it does not exceed the next highest level discharge by more than 15%. If it does restrict it to that limit, the causeway and small bridges below 30 meters. What it means that out of 4 methods you have got 4 figures. पहला क्या कहता है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज लेना है, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन क्या है, 30 मीटर्स और अबव हो। यदि स्पैन 30 मीटर से कम है तब क्या होता है, आपके पास में L1, L2, L3, L4 है, तो आपको L2 पे जाना है। एंड देन यू हैव टू सी कि आपका जो नेक्स्ट वो है, नेक्स्ट हाईएस्ट डिस्चार्ज बाय मोर देन जो L1 आपका आ रहा है, H1, H2, आई शुड नॉट से L1, H1, H2, H3, H4, H1 जो है H2 से 50% अगर ज़्यादा है और स्पैन आपका 30 मीटर से कम है, तो देन यू हैव टू अडॉप्ट not the highest value, that H2 value you have to adopt. This is very important. 30 मीटर से कम है स्मॉल स्पैन ब्रिजेस के लिए आपको H2 पे जाना है। ये एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा बहुत सारा बातें हो गई, मैं ही बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा हो। You say this is the numerical example. Of course, reference I have taken from Mr. Vector's book. And you see the parameters. ये पैरामीटर्स मुझे कहाँ से मिले, जो मैंने इतनी स्लाइड्स या आपसे चर्चा किया, ये उसी का वही क्वांटिफिकेशन है। डिफरेंट सोर्सेस को चर्न आउट करके जब आप करेंगे, या आपका डीपीआर कंसल्टेंट भी आपको ये देगा। ये जो हम कह रहे हैं कि हमें इंफॉर्मेशन लेना है या डेटाबेस इकट्ठा करना है, वही है। तो हमारे पास में ये पूरा डेटा आ जाएगा। देखिए कैसा आ रहा है, कैचमेंट एरिया है, डिस्टेंस ऑफ साइट फ्रॉम कोस्ट है, क्योंकि हमारा रुगोसिटी कोएफिशिएंट वेरी कर रहा है तो वो भी बता रहा है। Distance of critical points to the bridge site 16 kilometer, difference in elevation between the critical point and the bridge site 96 meters दिया है। Peak intensity of rainfall ये भी दिया हुआ है। Surface of catchment area is loam, ये भी दिया हुआ है कि surface of catchment area कैसा है, उसके बेड की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है। Cross sectional area at mean flood level at bridge site वो भी बताया हुआ है। Weighted parameters ये सब उन्होंने मेजर किया हुआ है। ये सारी चीज़ें भी मेज़र करने के बाद आपको ये क्वांटिफिकेशन के फिगर हो जाएंगे। स्ट्रीम कंडीशंस क्या है, ये स्ट्रीम कंडीशंस भी मतलब जो आपको ये लिखा हुआ है, ये चीज़ें जो मैंने डिस्कस किया वो एक्सरसाइज करने के बाद ही ये प्राप्त हुई, और इसको प्रॉपरली उन्होंने ऑथेंटिकेट किया। सपोर्टिंग डेटा या पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या किसी थर्ड सोर्सेज से है जिसको कि पहले से जानकारी है, उससे कोरेबोरेट करके उसने ये आंसर्स तैयार किया है। अब इसके बाद में वो निकालता है। तो जो मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं इस डेटा के बेसिस पे प्रॉपर कोफिशिएंट्स को लेके उन्होंने निकाला, वर्कआउट किया। मैं सीधा उसके रिजल्ट्स बता रहा हूँ। ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया, उस फार्मूलेस को सारे पैरामीटर्स को अंदर रखने के बाद में ये रिजल्ट्स मिले। एम्पिरिकल मेथड से 201 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये है डिज़ाइन डिस्चार्ज एस्टिमेशन है। रैशनल मेथड से 214 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। एरिया वेलोसिटी मेथड लास्ट वाला है, मेनिंग्स मेथड है, 216 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड। इसमें यह है कि नियरली बराबर आ रहे हैं, इसलिए और स्पैन अरेंजमेंट मोस्ट प्रॉब्ली इसका 30 मीटर से ज़्यादा होगा। इसके बारे में कुछ कहा नहीं, बताया नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वो 30 मीटर से ज़्यादा होगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू उसने डिज़ाइन डिस्चार्ज के रूप में जो लिया है वो मैक्सिमम वैल्यू लिया है। तो दिस इज द पर्पज ऑफ शेयरिंग दिस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल विथ यू इज दैट इज such a large data and authentic data you have to collect, and rest is nothing but the simple mathematical calculations. यहाँ देखिए यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई कोई भी 4 मेथड्स में से 3 मेथड्स हैं और उनके नियरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो दे हैव गॉन फॉर दैट। नाउ हाउ टू सेकेंड इंपॉर्टेंट, हैविंग फिक्स्ड द डिजाइन डिस्चार्ज estimation, next important is the high
डिजाइन हाई फ्लड लेवल, एक किस तरह से वो किया जाए. Now vertical clearance that has been defined. The calculation of the linear waterways, of course, formulas they have been given over here. Linear waterways, what is the linear waterway? ब्रिज बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, उसके पियर्स जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन रहता है. तो ब्रिज बनने के पहले स्ट्रीम में जो क्लियर बैंक के बीच में आपका स्पेस रहता है, दैट इज नोन एज द क्लियर लीनियर वाटरवे. दिस इज द फॉर्मूला दे हैव गिवन फॉर दैट. एंड नेक्स्ट इज द स्कावर डेप्थ एस्टिमेशन स्टार्टिंग विद दिस famous formula. And of course now there are again discussions are there कि भाई ये एक particular conditions के लिए है. तो अभी IRC 78 में आपके कई इसके अपग्रेडेशंस आए हैं. तो फॉर डिज़ाइनर आप इसके साथ में, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बट यू मस्ट कंसल्ट IRC 78 where other you can say provisions they are also have been spelled out for refinement of this. तो इसके सहायता से आप क्या करते हैं, उसको एस्टिमेट करते हैं. एंड व्हाट इज द वे ऑफ दैट एक्चुअल, इसको मेजर करने का क्या तरीका है. एक्चुअल मेजरमेंट करने का तरीका भी चल रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन के. इट इज नॉट बीन येट फाइनलाइज. देन यू हैव टू डिसाइड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो. ऑफ कोर्स पियर्स, that is the obstruction. Efflux calculation, that is also important. And of course guidelines, they are given in IRC 5 2015. Again, in absence of any rigorous method, efflux may be calculated by using the Molesworth formula. Again, this is a formula. You see so many formulas they are there. Again, the experience and the knowledge base available, that plays the important role in finalizing this. Once you have finalized this, you can say all the parameters, then you can finalize the what is the RTL, Prince level, and that consists of design HFL, efflux, clearance, then the girder, deck slab, camber, bearing code, and all summation of that gives you the final. Having calculated these two things, then you proceed towards the, you can say, basic proposal कि भाई हमें ब्रिज का लोकेशन हमें फाइनलाइज करना, किस तरह का ब्रिज हो, कैसा हो. My colleague has already taken, so I will not go into detail, but this is the broad summary of that. Substructure, superstructure. This is thus the pictorial view. Of course, this river training, whenever you finalize a particular bridge locations, then the quantum of river training works required to be done, that is also one of the important parameter, because economy is one thing which governs ultimately. So finally, I close my presentation expressing my acknowledgements to the references where I have taken the contents. Thank you very much.